पीएम मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात में 3 अहम परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में अपनी पहली रैली करने के बाद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में 3 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें सबसे पहले किसान सूर्योदय योजना, फिर अहमदाबाद के यूएन मेहता हृदय रोग संस्थान में बाल हृदय रोग अस्पताल का उद्घाटन और आखिर में जूनागढ़ में गिरनार रोपवे का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 10:30 बजे इन सभी योजनाओं की शुरुआत दिल्ली से करेंगे। किसान सूर्योदय योजना गुजरात सरकार की योजना है, जिसमें किसानों को सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक सिंचाई के लिए बिजली देने का प्रावधान है। तो दूसरी तरफ गिरनार रोपवे नवरात्रों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे लोग जूनागढ़ की पहाड़ियों में बसे प्रसिद्ध मां अंबे के मंदिर तक सिर्फ 8 से 10 मिनट में पहुंच सकेंगे। बिहार चुनावों के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने अपनी पहली रैली की, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर खूब हमले किए। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं। बिहार चुनाव में शुक्रवार को पीएम मोदी ने सासाराम, गया और भागलपुर में रैली की। पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया और राम मंदिर के साथ साथ किसान बिल को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया। देश ने किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया, तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 लाने की बात करता है। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है। सासाराम की रैली में पीएम मोदी ने अपना भाषण भोजपुरी में शुरू किया और यह ऐलान किया कि अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। और शुक्रवार को ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी यूपीए गठबंधन के लिए रैली की, जिसमें उन्होंने सरकार के काम पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी शुक्रवार को यूपीए गठबंधन के लिए नवादा और भागलपुर में रैलियां की। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने चीन, किसान बिल और जीएसटी जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल किए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों का अपमान करने का भी आरोप लगाया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल ये है। राहुल गांधी की रैली में उनके साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी ने अपने भाषण में कहा कि इस सरकार में बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। दिल पे हाथ रख के बोला, जब तू लोग ब्लॉक जावेला, थाना जावेला, तब बिना चढ़ावेला कोई काम होला? कितना लेता है? बिना घूस के कोई काम नहीं। बिहार में 28 तारीख को विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसके लिए सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को एक आपत्तिजनक बयान दिया। 1 मिनट में ये पूरी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को डकैती बताते हुए कहा कि वो अनुच्छेद 370 फिर से लागू होने तक कोई और झंडा नहीं उठाएंगी। जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। उधर बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सवाल पूछा कि अगर पीडीपी मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी है तो फिर भारत का झंडा उठाने में परेशानी क्या है? यदि वो मुख्य धारा की भारत की राजनीतिक हैं तो उन्हें भारत के तिरंगा उठाने में आपत्ति क्यों? जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने महबूबा पर चीन और पाकिस्तान के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। वहीं जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने महबूबा के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे एकनाथ खड़से ने एनसीपी का दामन थामते ही बीजेपी पर निशाना साधा। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने शुक्रवार को शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी ज्वाइन कर ली। पार्टी में शामिल होने के बाद खड़से ने बीजेपी पर अनदेखी का आरोप लगाया।
एकनाथ खड़से के साथ उनके कई समर्थकों ने भी एनसीपी की सदस्यता ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एनसीपी में शामिल होने के बाद अगर बीजेपी ने उनके पीछे ईडी को लगाया तो वो सीडी चलाएंगे। एकनाथ खड़से ने 21 अक्टूबर को बीजेपी छोड़ने की घोषणा की थी। एकनाथ खड़से के एनसीपी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अबाउट टर्न ले लिया है। वो मतलब टिकट नहीं दिया क्योंकि उनके ऊपर कोई जमीन के ऊपर आरोप थे। दूसरा ये है कि उनको एमएलसी नहीं दिया, इसके वो नाराज थे। राज्यसभा के लिए शायद उनको पूछा गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे राज्यसभा आना ही चाहिए। तो फिर बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, इसीलिए उन्होंने मतलब अबाउट टर्न किया है। गुजरात में रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर गांधी परिवार पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर गांधी परिवार पर किसानों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। गुजरात के वडोदरा की करजन विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए वो प्रचार करने पहुंची थी। यहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने गांधी परिवार पर कटाक्ष किया कि जिसके दामाद किसानों की जमीन खा जाए वो दूसरे किसानों की जमीन क्या खाक बचाएंगे। मैंने कहा भैया, जिसके दामाद किसानों की जमीन खा जाए वो दूसरे किसानों की जमीन क्या खाक बचाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिखर रही है क्योंकि यह देश अब जाग रहा है। क्या अब हम उनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे जिन्होंने वर्षों वर्ष तक गरीब को गरीब रखा, किसान को विकास से वंचित रखा, ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। दरअसल गुजरात में 8 सीटों पर 3 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। यहां की वडोदरा की करजन सीट से प्रत्याशी अक्षय पटेल के प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वडोदरा आई थी। संसदीय समिति के सामने पेश न होने का ऐलान करने वाली ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 1 मिनट में आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने डेटा प्रोटेक्शन बिल पर चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। अमेजॉन को 28 अक्टूबर को संसदीय समिति के सामने पेश होना था। समिति की चेयरपर्सन मीनाक्षी लेखी ने खुद ये जानकारी दी और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अगर वो 28 अक्टूबर को नहीं आते हैं तो ये उनके खिलाफ प्रिविलेज का मामला बनता है। साथ ही उनके खिलाफ सरकार से सख्त कार्रवाई करने को भी कहा जाएगा। ये कार्रवाई उनके व्यापार से संबंधित होगी, यानी भारत में अमेजॉन के व्यापार पर भी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, पेटीएम और गूगल को भी समिति के सामने पेश होने का समन जारी किया गया था। डेटा सुरक्षा को लेकर गूगल और पेटीएम को 29 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया गया है। शुक्रवार को संसदीय समिति के सदस्यों ने फेसबुक की पॉलिसी हेड अंकी दास से डेटा सुरक्षा पर सवाल जवाब किए। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 लोकसभा में पेश हुआ था। लोकसभा से बिल को और ज्यादा चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। संसद की संयुक्त समिति के कुल 30 सदस्य संसद को डेटा प्रोटेक्शन बिल पर अपने सुझाव देंगे। और देश में कोरोना का क्या हाल है, ये भी देखिए। देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 7 लाख से कम हो गई है, जबकि कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर यानी कि रिकवरी रेट भी 90% के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में जहां देश में कोरोना के नए मामले कम आए हैं, वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 77 लाख के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 54,366 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में कोरोना के कारण 690 लोगों की मौत हुई। 69,48,497 केसेस जबकि हमारे रिकवर हुए हैं, और अभी इस समय सिर्फ जो एक्टिव केसेस देश में रह गए हैं वो 6,95,509 रह गए हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी। देश के 25 से ज्यादा जगहों पर यह ट्रायल किया जाएगा, जिसमें 26,000 लोग शामिल होंगे। ये वैक्सीन जनवरी 2021 तक लोगों को मिल सकती है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में ठंड के मौसम में कोरोना केस बढ़ने को लेकर चर्चा की गई। सभी राज्यों से इसके लिए सावधानी बरतने को लेकर अपील की गई। जहाँ तक हो सके फेस्टिवल्स को अपने परिवार के साथ घर में मनाने, ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं, इनको आग्रह पूर्वक सारे सरकारों को, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को, अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में फैलाने की आवश्यकता है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने ब्यौरा दिया कि पिछले हफ्ते कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन त्योहारों के सीजन को देखते हुए फिलहाल ज्यादा सावधानी की जरूरत है।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि टेस्ट के मामले में भारत ने इतिहास रचा है। देश में अब तक 10 करोड़ 10 लाख के करीब टेस्ट हो चुके हैं। गुरुवार को रिकॉर्ड 14 लाख कोरोना टेस्ट किए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि देश में 2000 लैब्स भी बनाए गए हैं। वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिन्हें वैक्सीन दी जानी है उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। हालांकि इस मौके पर उन्होंने इस बात की चिंता भी जताई कि कुछ जिलों में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। 1 मिनट में प्रदूषण पर अपडेट देखिए। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण से हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे के निशान के पास पहुंच गया। पिछले कई दिनों से ये इंडेक्स 400 के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि बेहद खतरनाक माना जाता है। शुक्रवार को सिर्फ गुरुग्राम में AQI सामान्य के स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। DPCC के अनुसार शुक्रवार को गाजियाबाद में AQI 380, ग्रेटर नोएडा में 377 और नोएडा में AQI 380 रिकॉर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाई गई कमेटी EPCA के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रह सकती है। EPCA के मुताबिक लोगों को आने वाले दिनों में और सावधान रहने की जरूरत है। हमारे शरीर को जो अच्छी हवा चाहिए प्योर फॉर्म में, वो नहीं मिलती। यहाँ पर टोटल प्रदूषण है और इसका कोई भी ख्याल नहीं कर रहा इस चीज़ का। प्रदूषण पर केंद्र सरकार ने पहले ही लोगों को सावधान कर दिया है कि कोरोना काल में प्रदूषित हवा काफी घातक हो सकती है। ऐसे में मास्क लगाने पर भी जोर दिया जा रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.